हे गाइस, सो वी आर बैक विद अदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। हम लोग हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ आप लोग के सामने। और ये वीडियो है रशिया आस्क्स फॉर चाइनाज हेल्प इन यूक्रेन वॉर। विल दिस स्टार्ट वर्ल्ड वॉर 3। प्रशांत सर की एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं हम दोनों फिर से आपके सामने। ठीक है, वीडियो है भैया, रशिया ने जो है चाइना की मांग ली है हेल्प। किस में मांग ली है? यूक्रेन जो वॉर चल रहा है। ठीक है, तो वीडियो देखेंगे, उसके बाद लास्ट में करेंगे बात वीडियो पे। वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को करें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल। जी, हम अवेलेबल हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हम लोग अवेलेबल हैं। दोनों का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको लिंक, जाएं और हमें फॉलो करें। आइए वीडियो देखते हैं, फिर करेंगे बात। लेट्स गो। ना मुझे अच्छे से याद है कि जब यूक्रेन युद्ध इनिशियली स्टार्ट हुआ था तब जेलेंस्की ने खुद और कई यूक्रेनियंस ने कहा था कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो चुकी है। ऑफ कोर्स दुनिया ने ये बात सीरियसली नहीं ली क्योंकि सिर्फ यूक्रेन पे ही आक्रमण हो रहा था। मगर अब देखिए, मैं कहूँगा अगर ये बात सही हो जाती है तो जेन्युइनली दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ एंटर कर रही होगी। हुआ यहाँ पर क्या है कि यूएसए ने ऑफिशियली बोल दिया है, इनके जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है मीडिया के सामने कि रशिया ने चाइना की मदद मांगी है यूक्रेन वॉर में। यहां पे आप देख पाओगे रशिया सीक्स मिलिट्री इक्विपमेंट फ्रॉम चाइना आफ्टर यूक्रेन इन्वेजन। नाउ मिलिट्री इक्विपमेंट में आप पूछेंगे क्या क्या आता है। देखिए, प्राइमरली रशिया को टैंक्स चाहिए होंगे बहुत सारे और आर्टिलरी चाहिए होगी। यही प्राइमरली होगा क्योंकि एयरफोर्स अभी भी रशिया की काफ़ी स्ट्रांग है। और रशिया ने यहाँ पर इकोनॉमिक असिस्टेंस भी मांगी है चाइना से। मगर पॉसिबिलिटी यहाँ पर यह भी बताई जा रही है कि जिस तरीके से देखो यूक्रेन में अभी स्थिति काफी हद तक फंस गई है। रशिया को आने वाले कई दिनों तक करना होगा कीव का सीज, मतलब कि कीव को घेर के बैठ जाओ, सप्लाईज यहाँ पे काट दो, फिर यहाँ पे अटैक करना। सीज करना आसान होता नहीं है। इस दौरान इनको आसपास का जो बहुत सारा लैंड है ये भी कैप्चर करना होगा। इनकी फोर्सेस ऑलरेडी कुछ हद तक एग्जॉस्टेड दिख रही है। ये लोग यूरोप का सबसे बड़ा देश कब्जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये लोग चाहेंगे कि चाइना के भी कुछ सोल्जर्स आ जाए ताकि ये पूरा एरिया ये लोग अपने कंट्रोल में भी रख पाए कैप्चर करने के बाद। क्योंकि एक देश पर इन्वेजन करना एक बात है, इन्वेजन को कायम करके रखना, उस कंट्री पर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बना के रखना काफी डिफिकल्ट होता है। क्योंकि यूक्रेन के लोग देखिए, अब मुझे पता है आप में से कुछ लोग हो सकता है कि ये भी पूछे कि यूक्रेन के लोग तो काफी बार जेलेंस्की से नफरत भी करते होंगे, ये सोच करके जेलेंस्की की जो जिद थी कि इनको नेटो ज्वाइन करना है, इस वजह से ही वॉर स्टार्ट हुई है। देखो, मैं आपको यहाँ पर यह बता दूं कि यूक्रेन में जो लोग हैं, ज़्यादातर लोगों का माइंडसेट ये है कि इनकी ज़िंदगी कंप्लीटली बदल जाती, लाइफ बहुत अच्छी हो जाती, ये बाकी जो यूरोपियन देश है, फ्रांस, जर्मनी, उनकी तरह डेवलप हो जाते अगर ये यूरोपियन यूनियन और नेटो ज्वाइन कर लेते। ज़्यादातर जो यहाँ पर आबादी है वो मानती है कि जेलेंस्की देश को बहुत आगे निकालना चाहते थे, ये चाहते थे कि कंट्री डेवलप कर जाए। मगर रशिया ऑफ कोर्स ऐसा नहीं चाहता। यूक्रेन के लोगों के हिसाब से रशिया चाहता है कि जिस तरीके से रशिया में करप्शन है, ब्यूरोक्रेसी है, वैसा ही सिस्टम यूक्रेन में बना रहे। तो इवन दो जेलेंस्की की जिद की वजह से सारी वॉर हुई है, इतने सारे लोग मारे गए हैं, मगर आम जो यूक्रेनियंस हैं वो अभी भी रेजिस्ट करेंगे रशियन सोल्जर्स को इस पूरी ऑक्यूपेशन के बाद भी। तो रशिया को चाहिए होंगे और सोल्जर्स, तो इसलिए ये लोग आज के समय हेल्प मांग रहे हैं बेलारूस से। बेलारूस काफी हद तक रेडी है, आपको दिखेगा मोस्ट प्रॉब्ली कि बेलारूस की आर्मी यहां पर इन्वॉल्व हो जाएगी यूक्रेन में। उसके अलावा ये लोग चाइना से भी चाहते हैं कि कुछ अगर 5-6 हजार सोल्जर्स चाइना भी भेज दे तो यूक्रेन में इनको काफी आसानी होगी ना। यहाँ पर आप यही पूछ सकते हैं कि क्या यूएस बर्दाश्त करेगा कि चाइना मिलिट्री इक्विपमेंट और इनको सोल्जर्स प्रोवाइड कर रहा है, रशियंस को हेल्प कर रहा है इतने बड़े स्केल पर यूक्रेन में। देखिए, यूएस ने तो कह दिया है कि ये लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, मगर यूएस ने अभी भी वर्ल्ड वॉर 3 की धमकी नहीं दी है। इस इशू को लेकर ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग चाइना पर भी बहुत सारे सैंक्शंस इंपोज कर देंगे अगर चाइना ने बढ़ चढ़ के रशिया की हेल्प करी। मगर चाहे यूएस यहां पर एडमिट करे या ना करे कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो सकती है, मगर एक बार चाइना प्रॉपरली इन्वॉल्व हो गया यूक्रेन में तो उसके बाद रशिया के हौसले इतने बढ़ जाएंगे कि एक बार को हो सकता है ये कि फिनलैंड को भी अटैक करे। फिनलैंड, याद रखिएगा, 50 लाख की आबादी का देश है। ज़्यादातर फिनलैंड की आबादी बस यहीं पे रहती है। ऐसा नहीं है कि पूरा देश इनको कैप्चर करना है। फिनलैंड को अटैक करके कैप्चर करना रिलेटिवली आसान होगा रशिया के लिए, उतनी मुश्किल यहाँ पर इनको नहीं आएगी जितनी यूक्रेन को कैप्चर करने में आई थी। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को कि कैसे यहाँ पर और कंट्रीज इन्वॉल्व हो सकती हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। देखो, यूक्रेन में आज के समय अंधी बॉम्बिंग कर रही है रशियन एयरफोर्स, तो इस बॉम्बिंग से बचने के लिए एक एयर रेड सिस्टम अलर्ट बनाया है एक कंपनी ने। आपको बताना है कि इस कंपनी का नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल या फिर रेडमी। कमेंट सेक्शन में सब लोग करिए आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। तो देखिए, चाइना एक बार वॉर में आ गया, उससे ऑब्वियस ही बात है जो कीव की सीज चल रही है इसमें तो रशिया को काफी बड़ा एक बूस्ट मिलेगा। उसके अलावा देखिए, रशिया ने ओपनली ये भी कह दिया है कि जो भी वेस्टर्न कंट्रीज, चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, जो भी कोई नेटो कंट्री हो, यूएस हो,
ये जो वेपन्स भेज रहे हैं यूक्रेन को फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप, उन सप्लाईज को भी रशिया टारगेट कर सकता है, उन सप्लाईज को ये लोग बॉम्ब कर सकते हैं अगर यूक्रेन को ये लोग ऐसे ही वेपन्स प्रोवाइड करते रहे। नाउ ऑब्वियसली रशिया जब ऐसा करेगा तब वर्ल्ड वॉर 3 के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाएंगे। एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 3 भी क्या कहूं, नेटो वर्सेस रशिया के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाएंगे। ऐसे सिनेरियो में ऑब्वियसली रशिया ये चाहेगा कि चाइना भी डायरेक्टली यहां पर इन्वॉल्व रहे। अगर बड़े स्केल पर वॉर होती है तो चाइना की भी अगर वहां पे पार्टिसिपेशन रहेगी तो एक बार को हो सकता है कि रशिया रेजिस्ट भी कर ले नेटो का प्रेशर। हाँ, वो अलग बात है, अगर न्यूक्लियर मिसाइल्स यहाँ पे लॉन्च होते हैं तब तो सिनेरियो ही कंप्लीटली डिफरेंट है, तब तो धरती ही काफी तक डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मगर हम बात कर रहे हैं कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब्स यहाँ पर यूज नहीं होते, उस केस में भी मिलिटरीली रशिया और चाइना मिलकर रेजिस्ट कर पाएंगे नेटो की ऑनस्लॉट को। और इस बात की प्रेडिक्शन ज़ेलेंस्की ने ऑलरेडी कर दी है कि जिस तरीके से रशिया बॉम्ब कर रहा है नेटो की सप्लाईज को, इवेंचुअली नेटो विल बी ड्रॉन इनटू ए कॉन्फ्लिक्ट। यूक्रेन तो खैर ऑब्वियसली यहाँ पे ऐसा चाहेगा भी कि एक बार को नेटो आ जाए ताकि इनके दुख दर्द थोड़े बहुत कम हो। मगर मैं आपको ये बता दूं कि चाइना के सामने एक बहुत ही मुश्किल चॉइस है आज के समय। मुश्किल चॉइस इसलिए है क्योंकि अगर ये ज्वाइन करते हैं रशिया को तो डेफिनेटली वर्ल्ड वॉर 3 के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। अगर चाइना मना कर देता है, कहता है कि नहीं हमको यहाँ पर ज्वाइन नहीं करना, हम यहाँ पर इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, उस केस में ऑब्वियसली रशिया और चाइना की जो आप कह लीजिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फ्रेंडशिप है, दोनों कंट्रीज के लीडर कहते हैं कि हम प्रथम स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं एक दूसरे के, उन सब वादों पर एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो हो सकता है, मैं कहूँगा इट इज़ पॉसिबल कि एक बार को रशिया की सपोर्ट मेंटेन करने के लिए चाइना कुछ यहाँ पर मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करे रशिया को। और उसके बाद अगर रशिया ने फिनलैंड को अटैक कर दिया, फिनलैंड एक नेटो मेंबर नहीं है, फिनलैंड नेटो को ज्वाइन करना चाहता है यूक्रेन की तरह ही। यूक्रेन का हाल देखकर फिनलैंड ने भी कहा है कि ये लोग भी कंसिडर कर रहे हैं कि ये लोग नेटो को ज्वाइन करें। तो मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर कल या परसों कभी भी हम उठें और सुबह सुबह न्यूज आ जाए कि रशिया ने बॉम्बिंग करनी स्टार्ट कर दी है फिनलैंड की, या फिर रशियन टैंक्स फिनलैंड की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं ना। आप अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो अगर मान लो चाइना ने हेल्प करनी स्टार्ट कर दी ओपनली रशिया की इस वॉर में, उसके बाद रशिया की जो एक्सपेक्टेशन है इंडिया से ये भी काफी हद तक बढ़ जाएगी। उस केस में इंडिया के लिए भी एक न्यूट्रल स्टांस रखना कॉस्टली होगा। हालांकि हम लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे यहाँ पर, हम लोग डेफिनेटली यहाँ पर एक न्यूट्रल स्टांस ही रखने वाले हैं। मगर आप कह लीजिए उस पर्टिकुलर केस में मैं ये कहूँगा कि इंडिया और रशिया के रिलेशंस कुछ हद तक खराब हो सकते हैं कि अगर इस वॉर में चाइना बढ़ चढ़ के हेल्प करता है रशिया की और इंडिया उस केस में भी न्यूट्रल रहता है। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि बात इतनी आगे यहाँ पर जा भी क्यों रही है कि बेलारूस, रशिया, दुनिया भर के और देश यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं। रिसेंटली ज़ेलेंस्की ने कहा भी था कि इनका इतना मन नहीं है, रिसेंटली ज़ेलेंस्की ने ये बात कही भी थी कि इनका इतना मन नहीं है कि ये लोग नेटो को ज्वाइन करें। देखो अब ये बात करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। पुतिन आज के समय कुछ और ही चाहते हैं। पुतिन ये चाहते हैं कि ऑल टुगेदर नेटो के जो सोल्जर्स हैं ये ईस्टर्न यूरोप से काफी पीछे हो जाए, यूक्रेन लिखित रूप में दे कि ये लोग नेटो को ज्वाइन नहीं करेंगे। उसके अलावा ये भी चाहते हैं कि फिनलैंड भी कभी भी नेटो को ज्वाइन ना करे। बहुत लंबी लिस्ट है आज के समय रशिया की। अगर आप सोच रहे हैं कि ज़ेलेंस्की की एक स्टेटमेंट देने से वॉर अब खत्म हो जाएगी, नो, रशिया ने बहुत कुछ खो दिया। अब रशिया के भी बहुत से सोल्जर्स यहाँ पे मारे गए हैं। अब जो ये सोल्जर्स का बलिदान है ये लोग ज़ाया नहीं होने देंगे। ये डेफिनेटली कुछ बड़ा लेंगे अपने देश के लिए अगर इनको ये वॉर खत्म करनी है ना। वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि रिसेंटली एयर रेड सिस्टम अलर्ट जो है यूक्रेन के लिए कौन सी कंपनी बना रही है, तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, गूगल। यहाँ पे आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल है, गूगल रोलिंग आउट एयर रेड अलर्ट्स फॉर एंड्रॉइड फोन्स इन यूक्रेन। इससे क्या होगा कि फोन पे अलर्ट आ जाएगी कि बॉम्बिंग होने वाली है, छुप जाओ, या आई गेस ये अलर्ट आ जाएगी। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं, कई लोग इसका वेट कर रहे थे, मैसिव 20% डिस्काउंट अनअकैडमी का स्टार्ट हो चुका है ऑन ऑल द कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाओ, अपना कोर्स यहाँ पे चूज करो अपनी चॉइस का। फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर यूपीएससी, तो हमेशा की तरह जो 10% आपको डिस्काउंट मिलता था, इट हैज़ बिन इंक्रीज टू 20%। आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल सबकी तैयारी कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड PD10। और यहाँ पे आप देखेंगे द प्राइसेस विल फॉल ए लॉट। सीधा आपको स्ट्रेट 20% का डिस्काउंट मिलता है। सिर्फ 2300 रुपये के आसपास पर मंथ पे करके आप प्रिपेयर कर सकते हैं यूपीएससी के लिए विद अनअकैडमीज क्वालिटी कोर्सेज। सो इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, इन्वेस्ट इन योर एजुकेशन। ये बेस्ट टाइम है ये करने का। यूज द कोड PD10 and save money. Straight 20% flat discount. Thanks for listening, and as always, God bless you all. ओके, वीडियो का एंड और 20% का डिस्काउंट इस बार, 20% का डिस्काउंट। जी हाँ, 10 का नहीं है 20 का है। बिल्कुल, तो जाइए और PD10 डालिए और 20% का डिस्काउंट लीजिए। बाकी बात करते हैं मेन वीडियो की। तो मेन वीडियो में पूरी कहानी, भैया रशिया ने हेल्प मांग ली चाइना की कि भैया हमें मिलिट्री इक्विपमेंट चाहिए, कुछ अगर सोल्जर्स देख सकते हो तो दे देना।
अब देखोगे क्या होता है आगे। मैं तो उम्मीद कम है कि भैया चाइना देने वाला है, क्योंकि अगर चाइना इन्वॉल्व होगा तो जहां तक कि यूएसए भी इन्वॉल्व हो जाएगा। चाइना पूरी तरीके से भाई एक जो कंट्री है ना वो बिजनेस माइंडेड कंट्री है। वो बिजनेस के लिए कहीं भी जा सकते हैं। उनकी कॉन्फ्लिक्ट्स जो भी अभी इंडिया से ही चल रही है फिलहाल, वैसे तो उनके जितने देश हैं सबसे ही चल रही है, पर हाँ। वॉर अगर देखो तो लास्ट उन्होंने वही 1962 वाली ही लड़ी है। उसके अगर- बाद कोई एक्सपीरियंस नहीं उनके आर्मी को वॉर लड़ने अगर का। चाइना अगर इन्वॉल्व होता है यूक्रेन, मतलब यूक्रेन के खिलाफ, तो यूक्रेन जो कि यूरोपियन कंट्री में है, यूरोपियन कंट्री है, अगर तो चाइना जैसे बिजनेस माइंडेड कंट्री एक तरीके से है, तो जो यूरोप में उनका जो मार्केट है ना उससे फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। चाइना जो है बहुत कुछ सप्लाई करता है, और बोला जाता है चाइना को कि भैया वर्ल्ड की जो है ना वो है इंडस्ट्री जो है ना वो फैक्ट्री है। एक्चुअली में चाइना जो वर्ल्ड की फैक्ट्री है, तो उनका बहुत बड़ा ट्रेड है यूरोपियन यूनियन के साथ, आपका यूएस के साथ। ये लोग एक दूसरे 36 का आंकड़ा भी रखते हैं, और इतना बड़ा लेवल पे ट्रेड होता है, कई बिलियन डॉलर्स का खेल है पूरा। तो मेरे को उम्मीद कम है कि यार चाइना करेगा, बाकी तो देखो। और अगर चाइना इन्वॉल्व होता है तो फिर कोई मतलब कोई शक ही नहीं है कि फिर ये वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगी चीजें। कि अगर चाइना इन्वॉल्व होगा तो यूएसए फिर खुल के सामने आ जाएगा। बिल्कुल, वो सीधा बोलेगा कि भाई तुमने देखो भाई पूरी तरीके से अभी भी गलती यूएस की। अगर यूएस लगातार यूएस और यूरोपियन यूनियन जो है ना लगातार हथियार सप्लाई कर रहे हैं यूक्रेन को, ठीक है। उससे क्या हो रहा है कि रूस के सैनिक मारे जा रहे हैं लगातार, ठीक है। अभी आज या कल शाम को रूस ने इनका जो लगभग आपका पोलैंड और यूक्रेन का जो बॉर्डर है वहां पे इन्होंने बॉम्बिंग कर दी है कल, और काफी लोग मारे गए हैं उधर, क्योंकि वहां से इनको पता लगा था कि भैया लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी हथियार चलाने की, ठीक है। तो ये रूस ने किया है और काफी बड़े लेवल पे किया है, छोटा मोटा नहीं था, काफी बड़े लेवल पे हमला किया है। तो और जो रशिया की जो लिस्ट है, भैया ये हमें ये चीजें चाहिए, अगर वो करने बैठे तो भाई काफी मतलब एक तरीके से आसानी होगा। ये एक डेडलॉक सिचुएशन होती है कि भाई ना आगे बढ़ पाओ ना पीछे जा पाओ। वो कहता है ना कि गले में ऐसी चीज अटक जाए कि ना उसे निगलना बनता है ना उगलना, वही वाला हाल हो गया रूस का। अब उसने इतने सैनिक गवा दिए, सारे सैंक्शन ले लिए, अभी तक यूक्रेन पे कब्जा नहीं हुआ है। और अगर ये वॉर खत्म करनी तो उसकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। वो चाहता है फिनलैंड मेंबर ना बने, यूक्रेन ना बने, नाटो की जितनी कंट्री अपने न्यूक्लियर आर्म्स जितने भी वेपन्स हैं वो सारे के सारे जो आपके पोलैंड वगैरह यहाँ पे जो मौजूद है, जो उनके नाटो मेंबर्स हैं वहाँ पे हैं, जो हटाए वहां से। बहुत ज्यादा बड़ी लिस्ट है यार, पॉसिबल नहीं है। रशिया चाहता है कि बेसिकली जो उनकी जो बॉर्डर कंट्री जो है जैसे यूक्रेन, फिनलैंड, ये कंट्रीज नाटो का पार्ट ना बने, क्योंकि अगर ये बन गई और इन पे गलती से अटैक करता है रशिया कल को, तो फिर वो नाटो कंट्री इस पे अटैक कर देगी। हाँ, पर मुझे उम्मीद कम है कि फिनलैंड करेगा, क्योंकि रूस तो यही बोलेगा देख रहे हो यूक्रेन का हाल, बिल्कुल ध्यान से देख लो। तो खुद नहीं गए, 50 लाख की आबादी का देश है फिनलैंड, और फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे एक साथ ही नहीं होता है। यार बिल्कुल, हिसाब से इतनी तो यार इंडिया में तो छोटे छोटे शहरों की आबादी है, बहुत छोटे जिनका नाम भी नहीं आता है, ठीक है। गाँव की आबादी है, शहर छोड़ो। तो ये बात पूरी कहानी। और फिनलैंड और आपका स्विट्जरलैंड कह रहा हूँ, स्वीडन और नॉर्वे, तीनों लगभग एक साथ ही हैं। और तीनों के बीच में एक ना जगह है, वहां भी रूस का कब्जा है। अगर आप मैप देखोगे तो आपको दिखेगा, ट्राई जंक्शन पॉइंट है वो इन तीनों के बीच में एक साइड में ही आता है वो जगह, वो भी रूस के अंडर में है। रूस वहां पे अपनी मिलिट्री रखता है हमेशा धमकाने के लिए इन लोगों को। और बाकी हैप्पी इंडेक्स में भाई स्वीडन का, नॉर्वे का, इन लोगों का टॉप 1 या 2 में नाम आता ही है। तो मुझे उम्मीद कम है कि अपनी हैप्पीनेस इंडेक्स गिराएंगे और वॉर लड़ेंगे। इन लोगों का कोई मतलब होता नहीं है। अधिकतर आपका ऑस्ट्रिया के, अभी फिलहाल ऑस्ट्रिया के कुछ प्रतिनिधि मंडल जो है ना वो इंडिया अभी विजिट पे आया हुआ है इस टाइम। आज पार्लियामेंट में वो लोग थे, बैठे हुए थे, मैंने देखा खुद। तो बाकी देखो किस लिए आए हैं वो लोग, वही जानते होंगे। क्या पता मोदी जी से रिक्वेस्ट हो रही हो कि भैया आप दखल दें, थोड़ा रूस को समझाएं। मुझे तो नहीं लगता रूस मानेगा, और कोई भी देश नहीं मानेगा इतने सैनिक और हथियार गंवाने के बाद। और इतना सारा नुकसान करा लिया उन्होंने, अपना मैक्सिमम जो करवा सकते थे वो लोग इतना करा लिया। तो अब तो भाई वो देश हथियार के तो अब 100% यूरोप का सबसे बड़ा देश यूक्रेन है, सबसे बड़ा देश है, लैंड वाइज में सबसे बड़ा देश है। अगर उसको कब्जा कर लिया तो फिर आप समझ रहे हो कि इन्होंने सी ऑफ एजोव को कब्जे में कर रखा है, क्रीमिया अलग कर दिया, नीचे का हिस्सा इनका जो साउदर्न इलाका है यूक्रेन का वो अलग कर रखा है 2014 में, ठीक है। इससे ब्लैक सी जो वहां पर आता है वो भी पूरा कमांड में है अभी रूस के, ठीक है। वहां ब्लैक सी तक पहुंचने के लिए आपको टर्की से होते हुए जाना पड़ता है। स्टेट ऑफ टर्की एक छोटा सा पॉइंट है, पतले सा रास्ता दे रखा है टर्की ने। वहां पे टर्की को कोई भी अगर शिप जाता है ना तो उसे बताना पड़ता है पहले ही, कम से कम 10 से 14 दिन पहले, कोई भी ट्रेड के लिए शिप जा रहा है या मिलिट्री, तो वहां पे हक दिया हुआ है टर्की को बाकी देशों ने कि आप अगर अलाउ करोगे तो ही वहां तक पहुंच पाएगा।
तो अभी टर्की को देखो कि टर्की क्या करता है। टर्की भी शायद नेटो का मेंबर है ना? टर्की भी शायद नेटो का मेंबर है, मेरे को जहां तक लग रहा है। टर्की आई थिंक नहीं है। तो टर्की का क्या स्टांस है, क्योंकि टर्की इतने बड़े मात्रा में भैया सीएनजी और ऑयल और गैस इंपोर्ट करता है रूस से, और काफी ग्रे लिस्ट में भी है। तो बड़ा यार सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, एक दूसरे सब डिपेंडेंट है, कैसे सब इग्नोर करेंगे। सबके सब इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, और सबको चाहिए भाई ट्रेड, सबको चाहिए ट्रेड, सबको अपनी इकोनॉमी बचानी है। रशिया गएगा हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। एक भी कंट्री अगर वॉर में इन्वॉल्व होती है मतलब, तो फिर सिंपल सी बात है, बाकी कंट्री से फर्क पड़ता है। बिल्कुल। तो ये भैया कहानी है। देखो डेवलपमेंट क्या होती है भाई, अभी तो हम लोग इफ एल्स वाली बात है कि हाँ ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है। कोशिश की जा रही है कि वर्ल्ड वॉर ना हो, लेकिन इनडायरेक्टली से प्रोवोक भी कर रहा है। आप देखो अगर नेटो देश क्या कर रहे हैं, एक तरह से अगर वो हथियार की सप्लाई छोड़ देंगे तो यूक्रेन गिर जाएगा, तुरंत गिर जाएगा। कीव पे हमला, कीव तो लगभग सीज कर दिया है, इनकी आर्मी ने ऑलमोस्ट कर दिया है। अगर आप न्यूज देखोगे तो कब्जे में है पूरा कीव, मतलब घेरा हुआ भी है। जैसे कि हमने एक वीडियो पर रिएक्ट किया था, उसमें हमने देखा था कि सर ने बताया था कि चारों तरफ से ऑलमोस्ट घेर चुके हैं। बिल्कुल। और यूक्रेन अगर ये पूरा कहानी और हो गई तो फनी वे में बताऊं तो भाई भारतीय मीडिया क्या करेगी फिर? मैं तो ये सोच रहा हूँ न्यूज ही खत्म हो जाएगी इनके पास, तो क्या दिखाएंगे फिर? ठीक है। तो बहुत कुछ पुतिन ने तो अभी खुद ही फोन करके अपील की है भारतीय न्यूज चैनलों से शांति की अपील की है, भैया तुम रहना दो। भारतीय मीडिया के मतलब उन पे कंटेंट की कमी आती नहीं है कभी भी। हाँ, वो एक ही चीज दिन भर दिखाते रहेंगे, आप थक जाओगे, मर जाओगे, वो दिखाते रहेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। एक ही चीज बोलेंगे 4 तरीके से घुमा के। तो देखो हर चैनल पे सेम चीज आती है। हर चैनल पे सेम चीज आती है। जी हाँ, देखिए बहुत ही बड़ा अटैक हुआ है। मैं पिछले भाई 17 दिन से देख रहा हूँ कीव गिरने वाला है, रोज एक ही न्यूज आती है। जी हाँ, आज बहुत ही बड़ा धमाका हुआ है कीव में आज। अबे भाई कब गिरेगा है? 17 दिन तो ऐसे निकल गए मुझे। तो भाई देखते रहो, मजे लो, और कुछ नहीं कर सकते। बाकी तो देखो असली कंटेंट चाहिए तो आपको इंटरनेट पे आना पड़ेगा, जानकारियां खुद जुटानी पड़ेंगी। न्यूज चैनल के चक्कर में रहोगे तो उल्टी सीधी खबरें मिलेंगी, उसी में वो आपको एक्साइट कर देंगे कि देखो जी होने वाला है ऐसा वैसा। तो अच्छा कंटेंट पढ़े, अच्छी जगह से इन्फॉर्मेशन ले, अपना एक दिमाग लगाए इसमें, फिर डिसीजन ले। और हमने और एक चीज और याद आई इससे कि जो इंडिया के जो कुछ लोग वहाँ पे लड़ने गए थे, 500 लोग जो गए हुए हैं, उसमें एक लड़का जो है, कई लोगों ने अभी आज ही या कल शाम की न्यूज है कि अपील की है कि भैया हमें बाहर निकालो। हाँ, अच्छा। उस बंदे ने, वो एरोस्पेस इंजीनियर है वहाँ पे वो बंदा, ठीक है, जो अभी आर्मी से लड़ रहा है उनकी, श्रीमन निवासन करके कुछ उसका नाम है, आइडेंटिफाई किया है। अब प्रॉब्लम ये है कि उसे निकाला तो कैसे जाए, बैटलफील्ड के अंदर है। अब उसे पता लगा कि कितना रेसिज्म है वहाँ पे अभी जाके। हमने ये बात की थी कि भाई जा रहे हो ना जो, वो तुम्हें बाद में पता लगेगा। नहीं, जो ये लोग न्यूज पे देख के जा रहे हैं ना एकदम कि हाँ हम ही हैं भाई भगवान, हम करेंगे हेल्प इनकी, मतलब वो बस जो दिख रहा है ना वो सत्य होता है। भाई तुम खुद देख लो ना कितना ज्यादा रेसिज्म है वहाँ पे, कि हमारे जब बच्चे आ रहे थे तो उनके साथ क्या किया, लड़कियों के साथ क्या किया था उन लोगों ने, उनकी आर्मी वालों ने क्या किया था, बाल पकड़ पकड़ के घसीटा था। वीडियो है बकायदा, ट्विटर पे मौजूद है, असली लोगों के मुंह से बोला उन लोगों ने कि भाई वो सीधा बोल रहे थे कि किसी को नहीं जाने देंगे, हम पहले यूक्रेन वालों को जाने देंगे। ठीक है, तो ये सब है भाई। यूरोप वाले अपने आप को बहुत सीधा दिखते हैं पर है नहीं, वो दूसरी कंट्रियों में हमेशा ना खामियां ढूंढते हैं, कमी क्या है। अपनी देश की देखो और जो हो रहा है, बाकी तो भगवान ही मालिक है, देखो रिजल्ट क्या आता है। 10 दिन और चलेगा युद्ध, इससे ज्यादा नहीं चलने का मेरे हिसाब से, हो जाएगा तो जो भी होना है। चलो भाई वीडियो करते हैं एंड, काफी बड़ी हो गई है। ठीक है, बस वीडियो करते हैं एंड, और वीडियो को एंड करने से पहले आप वीडियो करें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। जी हाँ, और हम अवेलेबल हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जाएं और हमें फॉलो करें, वहाँ पे आप अपने कमेंट्स, सजेशंस और कोई वीडियो रिएक्ट करवानी है तो वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी यार यूज इट, यहाँ पे भी कमेंट है, इसका भी यूज करें। बिल्कुल, ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।